हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज आपका जो टॉपिक है वो है फिजिक्स क्लास 12 का डेरिवेशन और इसका नाम है ट्रांसफार्मर। आपको पता है ट्रांसफार्मर हर बार पेपर में पूछा जाता है। आपको कितना लिखना है और क्या क्या लिखना है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न में क्या क्या लिख के आ सकता है। तो प्रश्न में है ट्रांसफार्मर की संरचना और कार्य विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। मैं जितना हो सकता है इस वीडियो में ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना, आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। सबसे पहले चीज़ समझ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर है क्या। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर की खोज फैराडे ने की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसका दूसरा काम क्या है कि इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती उल्टता का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। मतलब ट्रांसफार्मर पूछा जाएगा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको बताना है ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी खोज फैराडे ने की थी और इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती उल्टता का मान बढ़ाया या घटाया जाता है। ये इतना आपको ट्रांसफार्मर के बारे में लिख देना है। इसके बाद इसका फिगर है। देखो मैंने फिगर यहाँ पर बनाया, वैसे आपकी बुक में भी फिगर होगा। तो फिगर आपको ज़रूर पता होना चाहिए कैसे बनेगा और आपको पेपर में बनाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ट्रांसफार्मर है, ये बीच में आपकी पटलित लोह की क्रोड है। यहाँ पर एक बीपी है जो एसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जुड़ा है। यहाँ पर एक नीचे बी एस है जो द्वितीय क्षरण फ्लक्स से जुड़ा है। ये आपका प्राथमिक है कुंडली, ये द्वितीय कुंडली। ये बीच में जो आपको लाइनें दिख रही हैं आपकी क्रोड हैं। इसको हम कहते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर और इस वाले को कहते हैं हम अपचाई ट्रांसफार्मर। ये आपको जरूर आना पता होना चाहिए, ठीक है। चित्र आपको बनाना आना ही चाहिए हर हाल में, क्योंकि चित्र पर आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। अब ट्रांसफार्मर की रचना के बारे में हम समझ लेते हैं। देखो ट्रांसफार्मर की रचना अगर आपको चित्र याद है तो आप रचना बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखो ट्रांसफार्मर की रचना में आपको क्या क्या लिखना है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड जो होती है वो कच्चे लोहे की विद्युत रोधी पट्टियों से बनाई जाती है। मतलब ट्रांसफार्मर में जो लोहे की क्रोड होती है वो कच्चे लोहे की बनाई जाती है और विद्युत रोधी भी होने चाहिए, ठीक है। विद्युत रोधी पट्टियों से बनाई जाती है। क्रोड चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में केंद्रित करके ऊर्जा के क्षय को कम कर देता है। अब आपसे प्रश्न बनेगा कि क्रोड का काम क्या है। देखो क्रोड क्या करता है, ये जो इसका मेन काम होता है वो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी तरफ खींचे रहता है, अपने केंद्र में केंद्रित कर लेता है और ऊर्जा के जो क्षय होता है उसको कम कर देता है। अगर ऊर्जा का क्षय कम करेगा तो क्रोड में भंवर धाराएं कम उत्पन्न होगी। अगर भंवर धाराएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने लगती हैं तब क्या होगा, ऊर्जा का लॉस होगा, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की हानि होगी। तो इसी कारण क्या होता है कि जब ऊर्जा का क्षय कम होगा तो भंवर धाराएं कम उत्पन्न होती हैं। इसलिए क्रोड को पटलित किया जाता है। पटलित का मतलब छोटी छोटी प्लेटों के रूप में बटा होता है। आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा तो पतली पतली प्लेटें होती हैं, इसलिए होती हैं जिससे उनके बीच में ऊर्जा क्षय को कम किया जा सके। तो लिखा है कि इसलिए क्रोड को पटलित किया जाता है। पटलित की एक भुजा तांबे की एक तार की कुंडली से, मतलब पटलित की एक भुजा जो होगी वो तांबे के तार की एक कुंडली से लपेटा जाता है और लपेटे हुए धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। मतलब पटलित कुंडलियां होती हैं उनको एक कुंडली से जोड़ देते हैं और उसको प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है, जिसे हम कौन सी कुंडली कहते हैं, जिसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। उसके बाद क्या लिखा है कि प्राथमिक कुंडली के सामने वाली भुजा पर एक और तांबे के तार को लपेट दिया जाता है जिससे निर्गत उल्टता प्राप्त होती है। इसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो यहाँ पे आप चित्र में देखेंगे कि यहाँ पर देखो ऊपर आपकी प्राथमिक कुंडली है और द्वितीयक कुंडली है। इसको हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़े हैं, इसे हम द्वितीयक वोल्टेज से जोड़े हैं। ये आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए बना है। तो आपको जो पूरा दिख रहा है इतना ही फिगर आपको पेपर में बना देना है। आप अपने बुक से भी देख के फिगर बना सकते हैं। रचना में क्या लिखना है वो मैंने बता दिया है। अब इसके बाद आपको इसका डेरिवेशन करना है, आपको फार्मूला कैसे सिद्ध करना है अब हम वो सीखते हैं। देखो क्या लिखना है सूत्र की स्थापना में कि माना ट्रांसफार्मर की कुंडली में फेरों की संख्या एनपी है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, एनपी। एन का मतलब नंबर, पी का मतलब प्राइमरी। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है एनपी और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, एनएस। यदि प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो फेरों के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार।
तो हमने क्या पढ़ा था, फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ई बराबर, ठीक है, फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है, ई बराबर माइनस में डी फाई बाई में डी टी। ये पढ़ा था हमने फैराडे का प्रथम नियम में। अगर फेरों की संख्या होती है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में एन भी लगा देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, प्राथमिक कुंडली के लिए तो ई पी बराबर माइनस में एन पी हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा फाइव भी लिख सकते हो, बट्टे में डेल्टा टी हो जाएगा। समीकरण इसे हम मान लेंगे फर्स्ट। तो यहाँ पर देखो हमने वही लिखा है, क्या लिखा है कि प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई पी बराबर माइनस एन पी इंटू डी फाई बटे में डी टी, समीकरण हो जाएगा आपका फर्स्ट। सेम यही कहानी दोबारा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, मान लेते हैं कि द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अगर फाई हो तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, तो द्वितीय कुंडली के लिए तो यहाँ पर ई एस, देखो यही पूरा का पूरा लिख देना है, पी की जगह पे एस, एन पी की जगह पे एस, डी फाई बटे में डी टी, समीकरण हो जाएगा आपका सेकंड। फिर लिखेंगे क्या कि समीकरण सेकंड में फर्स्ट से भाग करने पर तो ई एस के बटे में आपका ई पी हो जाएगा बराबर एन एस डी फाइव बाई डी टी, एन पी डी फाइव बाई डी टी, तो डी फाइव बाई डी टी से डी फाइव बाई डी टी कट जाएगा, ऊपर आपका बचेगा एन एस और नीचे आपका बचेगा एन पी। ई एस बराबर ई एस बटे में ई पी बराबर हो जाएगा एन एस बटे में एन पी, मान लेते हैं इसको समीकरण 3। अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि यदि कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो तो विद्युत वाहक बल ई पी व ई एस आरोपित उल्टता के बराबर होगा। लेकिन कब, जब प्रतिरोध क्या होगा, नगण्य होगा, तो जो कुंडली का विद्युत वाहक बल या उल्टता होगा वो उसके फेरों की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि ई एस बटे में ई पी बराबर हो जाएगा बी एस बटे में बी पी के। यहाँ पर फेरों की संख्या बराबर थी, अब क्या हो गया, उसकी उल्टता भी बराबर हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा समीकरण 4। फिर लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, देखो समीकरण 3 व 4 से देखेंगे तो ई एस बटे में ई पी किसके बराबर था, एन एस बटे में एन पी के, और ई एस बटे में ई पी बी एस बटे बी पी के भी बराबर तो है, तो इसलिए हम इन तीनों को बराबर लिख सकते हैं, और इन तीनों को हमने यहाँ पर बराबर लिख दिया, बराबर आपका हो जाएगा नियतांक। समीकरण 3 और 4 से तुलना करने पर ये आपका यहाँ तक आ गया। अब इसके आगे आपको क्या करना है, अभी भी कुछ चीज़ें हम और समझ लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखा है कि ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती उल्टता में परिवर्तन करता है, लेकिन जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है इसके लिए निवेशी शक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। मतलब द्वितीय कुंडली में जो शक्ति होगी वो प्राथमिक कुंडली में शक्ति की क्या होगी, बराबर होगी। तो मतलब पी पी प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली में शक्ति प्राथमिक कुंडली में शक्ति के बराबर होगी, जबकि पी का फार्मूला होता है V इंटू आई। तो यहाँ V की जगह पे क्या हो जाएगा, V की जगह पे हो जाएगा BP, I की जगह पे क्या हो जाएगा IP। क्यों IP हुआ, क्योंकि प्राथमिक कुंडली के लिए, और द्वितीय कुंडली के लिए BS गुणे में आ जाएगा IS हो जाएगा। अगर यहाँ से हम देखें तो BP को अगर हम रोकते हैं, BS को इस साइड भेजेंगे, इधर गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएगा बराबर, यहाँ पे IS IP इधर गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएगा, बराबर में नियतांक हो जाएगा। इसके बाद एक अलग से प्रश्न पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है। तो आपको क्या लिखना है कि आदर्श ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार की विद्युत ऊर्जा की क्षति नहीं होती है। कौन से ट्रांसफार्मर में, आदर्श ट्रांसफार्मर में, इसलिए इसकी विद्युत दक्षता 100% होती है। व्यवहारिक ट्रांसफार्मर में यह संभव नहीं है, अतः इनकी 90 से 98% दक्षता होती है। दक्षता का फार्मूला भी होता है निर्गत शक्ति बटे में निवेशी शक्ति गुणे में 100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दक्षता बराबर निर्गत शक्ति के लिए BS बटे में PP गुणे में 100। यहाँ तक आपको लिख देना है पेपर में। ट्रांसफार्मर जितना मैंने प्रश्न बताया था, अगर यहाँ तक प्रश्न पूछेगा तो यहाँ तक आपको पेपर में लिखना होगा। इसके बाद कुछ और भी प्रश्न पूछते हैं, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि समझाइए, ट्रांसफार्मर में लौह क्रोड के बारे में समझाइए। तो वो आपका थ्योरी है, अगर आप उससे पढ़ लेंगे आपके क्वेश्चन बैंक में भी होगा। अगर फिर भी कहीं पर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके बताना, उस डेरिवेशन को भी मैं बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जितना भी मैंने बताया ये सारी चीज़ें आपको पेपर में लिखनी है,
यहाँ तक अगर आप पेपर में लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा व्यतिकरण प्रयोग का डेरिवेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न में लिखा है कि यंग के व्यतिकरण प्रयोग में दो समांतर प्लेटों के बीच की दूरी d तथा उनमें पर्दे के बीच की दूरी d है। यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो तो पर्दे पर केंद्रीय फ्रिंज से किसी दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इससे फ्रिंज की चौड़ाई के लिए W बराबर d लैम्डा बटे में d ज्ञात कीजिए। तो देखो ये प्रश्न बहुत सारे तरीके से लिख के आ सकता है, वो तो प्रश्न पे डिपेंड करेगा कि प्रश्न किस तरह से है। और प्रश्न के बारे में और भी जानना है तो आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है, बुक है, तो आपको ये प्रश्न बहुत सारे तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये प्रश्न कैसे करेंगे चलो समझते हैं। इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आपको एक फिगर याद होना चाहिए। ये फिगर जो आपको फिगर दिख रहा है, इस फिगर की सहायता से हम इस पूरे डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न में देखो फिगर में क्या क्या है, कैसे कैसे है। यहाँ पे एक बिंदु स्रोत है यस, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु स्रोत यस है और यहाँ से एक तरफ प्रकाश की तरंगें निकल रही हैं। यहाँ पे एक रेखा छिद्र यस1 है, यहाँ पे एक रेखा छिद्र यस2 है। इस रेखा छिद्र से प्रकाश जब जाती है तो यहाँ पे इस पर्दे पर दीप्त और अदीप्त पट्टियाँ प्राप्त होती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में क्या क्या लिखना है और कैसे कैसे लिखना है वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न में लिखा है कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक थॉमस यंग ने सन 1801 ईस्वी में व्यतिकरण की घटना को दिक् झिर्री के प्रयोग के आधार पर प्रदर्शित किया। मतलब जो यंग का व्यतिकरण है इसको थॉमस यंग ने सन 1801 ईस्वी में व्यतिकरण की घटना के दिक् झिर्री के प्रयोग के आधार पर प्रदर्शित किया। इन्होंने एक पर्दा पी लिया, देखो यहाँ पर एक पर्दा पी है, इन्होंने एक पर्दा पी लिया और जिस पर एक रेखा छिद्र यस कर दिया। देखो यहाँ पर एक रेखा छिद्र यस है, इन्होंने एक पर्दा पी लिया और इस पर एक रेखा छिद्र यस कर दिया। इस पर्दे से कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा क्यों रखा है जिसके पास दो रेखा छिद्र S1 व S2 रेखा छिद्र हैं। देखो यहाँ पर लिखा है ना, इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा क्या है, क्यों, जिसके दो रेखा छिद्र हैं, एक आपका S1 है, एक आपका S2 है। यही तो लिखा है कि इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा क्यों है जिस पर दो रेखा छिद्र S1 व S2 हैं। फिर लिखा है जिसके पास रेखा छिद्र S1 व S2 रेखा छिद्र S के सममित ना होकर थोड़ा ऊपर व नीचे स्थित है। मतलब देखो यहाँ पे जो आपका पर्दा था इसके यस मतलब इसी के सामने नहीं है, इससे थोड़ा ऊपर है और इससे थोड़ा नीचे है। तो यहाँ पर वही लाइन लिखा गया है कि इससे और यस के बराबर दूरी पर स्थित हैं। यस के सममित ना होकर थोड़ा ऊपर व नीचे स्थित हैं और एस से बराबर दूरी पर स्थित है। क्यों पर्दे से कुछ दूरी पर एक तीसरा पर्दा आर स्थित है। जब पर्दे पी पर्दे को एस बिंदु से वर्णी प्रकाश डालते हैं तो पर्दे आर पर समान चौड़ाई की दीप्त तथा अदीप्त पट्टियां प्राप्त होती हैं। इन पट्टियों को क्रमशः बी व डी से प्रदर्शित किया गया है। इन पट्टियों को फ्रिंज कहते हैं तथा दीप्त और अदीप्त से बने इस प्रारूप को व्यतिकरण प्रारूप कहते हैं। यहाँ तक आपको इसकी रचना लिखना है। तो रचना में क्या क्या लिखना है वो फिर से हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पर एक पर्दा आपका पी है जिस पर एक रेखा छिद्र यस है जिससे एक वर्णी प्रकाश डाला जाता है। इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा क्यों है। क्यों पर दो रेखा छिद्र हैं S1 व S2 जो इससे समान दूरी पर है लेकिन इसके सममित नहीं है, मतलब इसके जस्ट सामने नहीं है, इसके थोड़ा ऊपर और नीचे पर दो रेखा छिद्र S1 व S2 हैं। इससे देखो यहाँ से एक प्रकाश जा रहा है, यहाँ से प्रकाश जाता है एक तीसरे पर्दे जिसका नाम है आर, आर पर प्रकाश जाता है। तो यहाँ पर दीप्त पट्टियाँ तथा अदीप्त पट्टियाँ प्राप्त होती हैं। दीप्त पट्टी को बी कहते हैं, अदीप्त पट्टी को डी कहते हैं और यह पट्टियाँ समान रूप से इस पर प्राप्त होती हैं। इस दीप्त और अदीप्त पट्टियों से बने प्रारूप को हम व्यतिकरण प्रारूप कहते हैं। यहाँ तक आपको लिखना है। तो पूरा रचना और आपको ये चित्र फिर से हम समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैंने बताया है कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक थॉमस यंग ने सन 1801 ईस्वी में व्यतिकरण की घटना की दिक् झिर्री का प्रयोग के आधार पर प्रदर्शित किया। इन्होंने एक पर्दा पी लिया जिस पर एक रेखा छिद्र एस कर दिया। इस पर्दे से कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा क्यों रखा है
जिसके पास दो रेखा छिद्र S1 व S2 रेखा छिद्र S के सममित न होकर थोड़ा ऊपर व नीचे स्थित है। इसके बाद Q पर्दे से कुछ दूरी पर एक तीसरा पर्दा R स्थित है। जब P पर्दे से S बिंदु पर एक वर्णी प्रकाश डालते हैं तो पर्दे R पर समान चौड़ाई की दीप्त तथा अदीप्त पट्टियां प्राप्त होती हैं। इन पट्टियों को क्रमशः B व D से प्रदर्शित किया गया है। इन पट्टियों को फ्रिंज कहते हैं तथा दीप्त और अदीप्त से बने इस प्रारूप को व्यतिकरण प्रारूप कहते हैं। यहाँ तक आपको रचना लिखना है। अब इसका डेरिवेशन कैसे सिद्ध होगा वो समझते हैं। इसके बाद देखो फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक छोटा सा दूसरा आपका फिगर बनेगा। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका सूर्य का है, प्रकाश जा रहा है, इसकी दूरी आपका d है। इन दोनों रेखा छिद्र S1 व S2 के बीच की दूरी CD है और यहाँ से लेके इस पर्दे की दूरी कैपिटल D है और यहाँ पर आपका पर्दा P है और P से लेके O तक की दूरी X है। ये सारी चीज़ें अभी हमें ज़रूरत पड़ेंगी, तो ये सारी चीज़ें के बारे में हमने लिखा भी है। क्या क्या कि माना एक बिंदु स्रोत यस है, माना एक बिंदु स्रोत ये आपका S है जिससे एक वर्णी प्रकाश निकल रहा है। S1 व S2 दो रेखा छिद्र हैं जो रेखा छिद्र S के समांतर हैं। S1 व S2 के बीच की दूरी स्मॉल d है। S1 व S2 पर समान कला में प्रकाश तरंगे पहुंचती हैं, अतः हाइगेंस के अनुसार S1 व S2 द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। माना पर्दे P पर दीप्त फ्रिंज बनते हैं। S1 व S2 से चलने वाली तरंगिकाओं को बिंदु P तक पहुंचने में क्रमशः S1P तथा S2P दूरी तय करनी पड़ती है। तो ये आपको थोड़ा से रचना इसके बारे में लिख देना है। रचना में हमने क्या क्या लिखा है, रचना में हमने लिखा है, आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखो क्या लिखा है कि माना एक बिंदु स्रोत यस है जिससे एक वर्णी प्रकाश तरंगे निकल रही हैं। S1 व S2 दो रेखा छिद्र हैं जो S के समांतर हैं, ठीक है, इसी S के समांतर हैं। S1 व S2 के बीच की दूरी D है। S1 व S2 के बीच की दूरी D है। S1 व S2 पर समान कला में प्रकाश तरंगे पहुंचती हैं, अतः हाइगेंस के अनुसार ये तरंगे क्या हैं, ये तरंगे आपकी द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। मान लेते हैं कि पर्दे P पर दीप्त फ्रिंज बनती है, इस वाले पर्दे P पर दीप्त फ्रिंजें बनती हैं। S1 व S2 से चलने वाली तरंगिकाओं को बिंदु P तक पहुंचने में क्रमशः, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में S1P तथा S2P दूरी तय करनी पड़ेगी। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी क्या है, S1P है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, S2P है, तो यहाँ पर S2P दूरी तय करनी पड़ेगी। अब यहाँ से हम इसका डेरिवेशन करते हैं, तब यहाँ पे पथांतर क्या हो जाएगा, पथांतर का मतलब इनके बीच में अंतर। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से लेके S1 से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, S1P, और यहाँ से अगर दूरी देखेंगे तो S2 से लेके P, बीच में देखो S2 से लेके A, ये इतना आपका पथांतर आ रहा है ना, S2 से लेके A ये आपका पथांतर आ रहा है, तो वही तो लिखिए कि पथांतर बराबर S2P जो बड़ा उसमें से घटाएंगे S1P को, तो S2P माइनस हो गया S1P, और पथांतर आपका क्या है, यहाँ से देखो S2 से लेके A तक, ये जो आपके बीच की दूरी है ये आपका पथांतर है। तो यहाँ पे लिखें S2A बराबर S2P माइनस S1P, समीकरण हो गया आपका फर्स्ट। फिर लिखेंगे चूंकि देखो यहाँ पे S2A पर S2P पर S2 से लेके P तक, इस पर हम क्या डालते हैं, एक लंब डालें, क्या, S1A, तो लिखा है चूंकि S2P पर लंब S1A डाला जाता है। जब S1A डाला जाता है तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा, कौन कौन सा त्रिभुज, S1 S2 और A ना, S1 S2 A, तथा त्रिभुज P C और आपका O, ये वाला PCO कौन सा त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज का फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे में लंब बराबर आधार बटे में आधार। तो हम करेंगे क्या, इस आधार को इधर बटे में भेज देंगे, तो लंब बटे आधार बराबर इस लंब को इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा लंब बटे में आधार। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो लंब क्या था आपका S2A, लंब आपका क्या था, ये आपका S2A, तो यहाँ पे हम क्या लिखें, S2A बटे में लंब क्या हो जाएगा, S1 S2 बटे में S1 S2 बराबर PO बटे में CO, लंब आपका क्या, ये आपका आधार हो जाएगा P, ये लंब आपका हो जाएगा PO और आधार आपका हो जाएगा
CO। तो आपको पता है कि S1 S2 किसके बराबर था, D के। हमने शुरुआत में लिखा था कि S1 S2 के बीच की दूरी क्या है, D है, तो यहाँ पे D लिखिए। और CO के बीच की दूरी कैपिटल D है, तो कैपिटल D लिखिए। PO की बीच की दूरी x है, तो यहाँ पे x लिखे हैं। ठीक है, हमें चाहिए कि इसका S2A, ये तो पथांतर है, इसको हम पहले ही मान निकाले हैं। अब इसके आगे कैसे करेंगे वो समझते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो S2A हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल d बराबर x बटे में d, ये आपका एक समीकरण आ गया। इसके बाद हम स्थितियां पढ़ते हैं। पहली स्थिति क्या है, दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां। जब दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है वहां दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है। और इसके लिए पथांतर आपका लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा S2A, यहाँ पे जो समीकरण था उसी में बटे में D बराबर x बटे में कैपिटल D। तो आपका पथांतर क्या हो जाएगा, m लैम्डा। ठीक है, S2A की जगह पे हम यम, यहाँ पे यम कोई भी नंबर हो सकता है, लैम्डा बराबर D को इधर गुणा करेंगे तो x D पूरे के बटे में कैपिटल D, जहाँ यम का मान 1 2 3 हो सकता है। इस समीकरण में यदि यम बराबर 1 रखेंगे तो पहली दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, यदि यहाँ पर यम बराबर 2 रखेंगे तो दूसरी दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, और इसी तरीके ये आगे क्रम बढ़ता रहेगा। इसके बाद क्या देखते हैं, आदीप्त फ्रिंज की स्थितियाँ क्या होती हैं। यदि प्रकाश की तरंगों की तीव्रता न्यूनतम होगी तो वहाँ आदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा। इसके लिए पथांतर लैम्डा बटे 2, 3 लैम्डा बटे 2, 5 लैम्डा बटे 2 पथांतर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ पे यम लिखे थे वहाँ पर क्या हो जाएगा, m-1 लैम्डा बाई 2 बराबर XD बटे में कैपिटल D हो जाएगा। ये आदीप्त के लिए फार्मूला लगाएंगे और ऊपर वाला दीप्त फ्रिंज के लिए फार्मूला लगाएंगे। इसके बाद आपका आता है फ्रिंज की चौड़ाई, कि माना यमवी तथा m+1वीं दीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ यम तथा यम+1 हैं। तो यक्स के लिए क्या हो जाएगा, यक्स बराबर यम लैम्डा कैपिटल D बटे में D, और एक्स एम अगर निकालेंगे तो हो जाएगा m लैम्डा D बटे में D हो जाएगा। अब आगे क्या देखते हैं, इसके बाद आपका क्या लिखा है, अगर m+1 लिखेंगे तो m की जगह पे m+1 लैम्डा D बटे में D। हमें चाहिए फ्रिंज चौड़ाई, इसको W से प्रदर्शित करेंगे, क्या होगा, x m+1 में से x m को घटा देंगे। x m+1 का मान देखो यहाँ पे लिखा है m+1 लैम्डा D बटे में D माइनस m लैम्डा D बटे में D। हम करेंगे क्या, यहाँ पे लैम्डा D और बटे में D करेंगे कॉमन, बचेगा आपका m+1 माइनस यहाँ पे यम से यम कट जाएगा, W बराबर आपका आ जाएगा लैम्डा D बटे में D। ठीक है, यहाँ पूरे के बटे में नहीं रहेगा, यहाँ नहीं, यहाँ पर बटे में रहेगा, W बराबर लैम्डा D और D के बटे में स्मॉल d। ये आपको सिद्ध करना था। देखो डेरिवेशन तो बड़ा है, लेकिन अगर आप ये डेरिवेशन 1 या 2 बार करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। विद्युत समीकरण विकिरण ऊर्जा का क्वांटम सिद्धांत, देखो ये डेरिवेशन भी 3 नंबर में पेपर में बहुत बार पूछा गया है। बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा, पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना, आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो देखो प्रकाश का जो आइंस्टीन का प्रकाश समीकरण है, ये 2 तरह से प्रश्न है। एक प्रश्न ये भी लिखा है कि आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण 1/2 mv² बराबर HV-V0 की स्थापना कीजिए तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या कीजिए। तो आपको क्या लिखना है, कोई इसमें फिगर नहीं है, पूरा थ्योरी है और थोड़ा सा मैथ का प्रयोग हुआ है। देखो प्रश्न में क्या लिखना है आपको, कि आइंस्टीन ने जर्मनी के वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया कि जैसे कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो फोटॉन की ऊर्जा HV 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक ले जाता है जिसे कार्य फलन कहते हैं, तथा दूसरा भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ तक आपको लिखना है। देखो क्या कहा गया था, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब भी कोई प्रकाश, ठीक है, जब भी कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है, इन्होंने कहा मान लेते हैं कोई प्रकाश है, ठीक है, ये आपका पूरा कोई धातु की सतह है। जब ये प्रकाश धातु की सतह पर गिरता है, ये प्रकाश कौन सा है, HV, तो यह 2 भागों में डिवाइड हो जाता है।
जो पहला भाग होता है वो आपका होता है कार्यफलन, जिसको हम W से दर्शाते हैं, और जो दूसरा भाग होता है वो आपका होता है गतिज ऊर्जा, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी EK से दर्शाते हैं। मतलब आपको यहाँ से एक चीज़ पता चला कि जो आपका प्रकाश है वो आपका क्या था, HV था, और जब ये किसी धातु की सतह से टकराया तो दो भागों में डिवाइड हुआ, पहला आपका कार्यफलन, दूसरा आपका गतिज ऊर्जा। ठीक है, यहाँ तक तो आपने समझा कि इसमें लिखा क्या गया है। तो वही तो यहाँ पर लिखा गया है कि जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो फोटान की ऊर्जा HV दो भागों में विभक्त हो जाती है। पहला भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक ले जाता है, जिसे कार्यफलन कहते हैं, तथा दूसरा भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, लिखा गया HV बराबर W प्लस में EK। अगर यहाँ पर हम EK को रोक लेते हैं तो W को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा आपका W हो जाएगा, जबकि W का फार्मूला होता है, W बराबर आपका होता है कार्यफलन, इसका फार्मूला होता है W बराबर HV0 रखने पर। W की जगह पे हम क्या लिखेंगे, HV0 रखने पर। तो यहाँ पे EK बराबर हो जाएगा यहाँ पे HV माइनस HV0। H को अगर हम कॉमन करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, V माइनस में V0। इसके बाद मान लेते हैं कि यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम वेग V बराबर Vmx हो तो, मैक्स का मतलब मैक्सिमम, ठीक है, अधिकतम वेग जो होगा V मैक्सिमम हो तो क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा EK बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ पर EK की जगह पे क्या रखेंगे, EK की जगह पर रखेंगे 1/2 mv स्क्वायर, यहाँ पे मैक्सिमम बराबर H ब्रैकेट में आपका हो जाएगा V माइनस में V0, और यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। यहाँ तक आपको पेपर में लिखना है। देखो ये जितने भी डेरिवेशन है बहुत ही सरल हैं, 2-3 नंबर में पेपर में पूछे जाते हैं, आप बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हो। देखो पूरे डेरिवेशन में आपको क्या करना था कि कोई भी, देखो प्रश्न में सीधा सा है कि कोई भी प्रकाश जब किसी धातु की सतह पर गिरता है तो फोटान की जो ऊर्जा होती है, फोटान की ऊर्जा का मतलब HB, ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। जो पहला भाग होता है प्रकाश इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक ले जाता है, उसे हम कार्यफलन W कहते हैं, और जो दूसरा भाग होता है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी EK कहते हैं। तो आपका हो जाएगा HV बराबर में W प्लस में E, यहाँ पे K हो जाएगा। इसके बाद हमने कहा था अगर हम EK को रोक लेते, EK बराबर हो जाएगा HV माइनस में यहाँ पे W हो जाएगा। W कार्यफलन का फार्मूला होता है HV0, ये फार्मूला होता है कार्यफलन का। यहाँ पर हो जाएगा EK बराबर में HV माइनस में HV0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा EK बराबर में HV माइनस में V0 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम मान लेते हैं अधिकतम गतिज ऊर्जा की बराबर फार्मूला 1/2 mv स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम बराबर में हो जाएगा HV माइनस में V0, और यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। और पेपर में आपको यहाँ तक ही लिखना है और आपको पूरे के पूरे नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। आई होप आपको ये डेरिवेशन भी बहुत अच्छे से समझ में परिपथ में निम्नलिखित को समझाइए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पेपर में बहुत बार ये प्रश्न आया है। पहला ही प्रश्न है, देखो इसमें 6 हेडिंग है। पहला है परिपथ का चित्र, दूसरा है आपका परिणामी वोल्टेज, तीसरा आपका है प्रतिबाधा, चौथा आपका है धारा का शिखर मान, और पांचवा आपका कालांतर, और छठवां आपका है फेजर आरेख। इस तरह से आपका प्रश्न आएगा और पेपर में कहाँ तक लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। तो सबसे पहली हेडिंग है आपका परिपथ का चित्र। देखो ये आपका चित्र है और पेपर में आपको ये चित्र इस तरह से बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका जो फिगर है ये आपका है L, ठीक है, ये आपका L है, ये आपका C है, ये आपका C है, और ये आपका R है, ठीक है। ये आपका L और C और यहाँ पे R है। इनके बीच में जो विभवांतर है वो है BL, C के बीच में जो विभवांतर है वो आपका है BC, और R के बीच में जो विभवांतर है वो आपका है BR। यहाँ पे I एम्पियर की धारा बह रही है और यहाँ पे आपका परिणामी वोल्टेज दिया गया है। तो आपको क्या लिखना है कि माना L आपका क्या है, L आपका है प्रेरकत्व।
सी आपका है संधारित्र या धारिता, आर आपका है प्रतिरोध। तो क्या लिखोगे कि माना एल प्रेरकत्व, आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र को प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखो लिखा भी है ना, प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखो ये यल और यहाँ पे सी और यहाँ पे आर, ये तीनों के तीनों आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसके बाद क्या लिखा है, तो वोल्टेज लगाया जाता है तो आई एम्पियर की धारा बहने लगती है। धारा आई के 90 अंश अग्रगामी तथा धारिता सी के 90 अंश पश्चगामी है। ठीक है, जो धारा आपका आई है, ये जो धारा आई है ये हमेशा प्रेरकत्व के 90 अंश अग्रगामी होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये जो धारा है ये प्रेरकत्व के सदैव हमेशा 90 अंश अग्रगामी होगा तथा धारिता सी के 90 अंश पश्चगामी होगा तथा प्रतिरोध आर के साथ समान कला में होगा। अतः एल सी आर परिपथ में कालांतर कितना होगा, 180 अंश का होगा। ठीक है, तो ये आपकी होगी रचना। रचना में फिर से मैं समझा दे रहा हूँ क्या क्या लिखना है आपको। देखो ये फिगर के अकॉर्डिंग सारी चीजें लिखना है। आपको लिखना है कि माना एल प्रेरकत्व, सी संधारित्र तथा आर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब इनके बीच में विभवांतर लगाया जाता है तो आई एम्पियर की धारा प्रवाहित तो होने लगती है। जो धारा होगी वो प्रेरकत्व के 90 अंश अग्रगामी तथा धारिता के 90 अंश पश्चगामी और प्रतिरोध के समान कला में होगी। यहाँ तक आपको रचना में लिख देना है और यहाँ तक हमने लिखा भी है। जब ये 90 अंश अग्रगामी होगा, देखो यहाँ पर लिखे है ना, 90 अंश अग्रगामी और 90 अंश पश्चगामी, जबकि प्रतिरोध आपका क्या था, समान कला में था, तो 90 और 90 कितना हो गया, 180। अतः एल सी आर परिपथ में कालांतर कितने अंश का होगा, कालांतर आपका होगा 180 अंश का। तो यहाँ तक आपको रचना में लिख देना है। इसके बाद आपको कैसे हल करना है तो वो सारी चीजें हम समझते हैं। तो देखो यहाँ से हम लिख के आपको बता दे रहे हैं क्या क्या आपको लिखना है। सबसे पहले लिखना है कि एल प्रेरकत्व के सिरों के मध्य विभवांतर, सिरों के मध्य विभवांतर। तो यल प्रेरकत्व के सिरों के मध्य जब भी विभवांतर लिखेंगे तो इसको हम बी एल बराबर लिखेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एल हो जाएगा। समीकरण इसे मान लेंगे फर्स्ट। अब यहाँ यल लिखिए ना, एल की जगह पे सिर्फ सी कर देंगे और यहाँ पे प्रेरकत्व की जगह पे संधारित्र कर देंगे। सी संधारित्र के सिरों के मध्य विभवांतर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी हो जाएगा। फार्मूला आपका हो जाएगा आई एक्स सी, समीकरण हो जाएगा आपका सेकेंड। इसके बाद सी की जगह पे लिखेंगे आर प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर। देखो तीनों एक जैसी लाइन है, सिर्फ एक एक शब्द यहाँ पे चेंज हुआ है। तो यहाँ पे वी आर बराबर हो जाएगा आई इंटू आर, समीकरण हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद आप लिखोगे पहली हेडिंग आपका क्या था, परिणामी वोल्टेज। ठीक है, पहली हेडिंग आपका था परिणामी वोल्टेज। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है परिणामी वोल्टेज का, फार्मूला होता है वी स्क्वायर बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस बी एल माइनस में बी सी पूरे का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है परिणामी वोल्टेज का। कौन से परिपथ में, एल सी आर परिपथ में। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ v बराबर स्क्वायर हटाओगे तो आपको पता है यहाँ पे रूट आ जाएगा। बी आर का मान क्या था, आई आर, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे आई आर का होल स्क्वायर प्लस में बी एल की जगह पे क्या लिखोगे, आई एक्स एल माइनस में आई एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। ये आप मान लोगे समीकरण 4, इसे मान लोगे। ठीक है, ये आपका समीकरण हो गया 4। इसके बाद आपका दूसरी हेडिंग आता है प्रतिबाधा। हेडिंग डालोगे आप प्रतिबाधा को हम जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका भी मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का समझ लो अपोजिट है प्रतिबाधा। इसके बाद फिर लिखेंगे समीकरण
4 से, समीकरण देखो ये 4 से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका v बराबर अंडर रूट में लिखा है, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं आई का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे आपका लिखा है आई एक्स एल माइनस में आई एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा v बराबर अंडर रूट आई स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो इन दोनों में आई कॉमन हो रहा है, इसे बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर लगा है तो आई स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स एल माइनस में एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा v बराबर आई स्क्वायर, देखो दोनों में है इसे हम कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस में एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट अंडर रूट में बचेगा आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस में एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई इधर गुणे में इधर भेजेंगे, भाग में आ जाएगा v बटे में आई बराबर हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस में एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो हमने एक फार्मूला पढ़ा था ओम का नियम, v बराबर आई इंटू आर, ठीक है। अगर v बटे में आई तो बराबर क्या हो सकता है आर, तो यहाँ आर की जगह पे सिर्फ हम z लिख देंगे बस। यहाँ पे z बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस में एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा प्रतिबाधा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है अधिकतम धारा। तीसरी हेडिंग आपकी हो जाएगी अधिकतम धारा की, अधिकतम धारा, ठीक है। तो अधिकतम धारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा आई नॉट बराबर बी नॉट बटे में जेड। तो यहाँ पे आई नॉट हो जाएगा, यहाँ पे बी नॉट, जेड का देखो ये पूरा पूरा मान है, यहाँ पे लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस में एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, सवाल में कहीं कहीं पर भी जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो एक्स एल की जगह पे आप ओमेगा एल लिख सकते हो, ठीक है। एक्स एल की जगह पे ओमेगा एल लिख सकते हो, और एक्स सी की जगह पे लिख सकते हो 1 में ओमेगा सी लिख सकते हो, ठीक है। ये फार्मूला होता है प्रेरिय प्रतिघात का और ये प्रेरिय धारिता का। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये चीज़ है आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर चलो हम लिख के दिखा भी दे रहे हैं, आई नॉट बराबर हो जाएगा बी नॉट बटे में आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल की जगह पे ओमेगा एल माइनस में एक्स सी की जगह पे ओमेगा सी पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी फार्मूला हो सकता है। यहाँ पर भी आप लिख सकते थे एक्स एल की जगह पे ओमेगा एल और एक्स सी की जगह पे 1 ओमेगा सी, तो ये भी आप लिख सकते थे। तो यहाँ तक तो आपका हो गया अधिकतम धारा। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है इनके बीच में कालांतर। तो हम आगे निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे कालांतर, ठीक है। इनके बीच में कालांतर क्या होगा, धारा और वोल्टेज के मध्य में कालांतर। तो फार्मूला होता है टेन फाई बराबर फार्मूला हो जाएगा वी एल माइनस में बी सी बटे में आपका हो जाएगा वी आर, ठीक है। पहले आपका क्या था, पहले आपका याद करने का तरीका देखो, पहले यल था उसके बाद सी आर बटे में हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 10 फाई, बी एल की जगह पे आप क्या लिखे थे, एक्स एल लिखे थे, और बी सी की जगह पे एक्स सी लिखे थे, बी आर की जगह पे आपका हो जाएगा आई इंटू आर, यहाँ पर भी आई था, आई एक्स एल और आई एक्स सी। यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 फाई बराबर आई का लेते हैं कॉमन, हो जाएगा एक्स एल माइनस में एक्स सी बटे में आई इंटू आर, आई से आई कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 फाई बराबर एक्स एल की जगह पे हम लिख सकते हैं ओमेगा एल माइनस में एक्स सी की जगह पे लिख सकते हैं 1 ओमेगा सी बटे में यहाँ पर आर हो जाएगा। हमें फाई चाहिए तो फाई को अगर हम रोक लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स ओमेगा एल माइनस में 1 ओमेगा सी और पूरे के बटे में आर, ये आपका हो जाएगा कालांतर। इसके बाद आपका क्या निकालना है, इसके बाद आपका निकालना है फेजर ग्राफ। तो लिखेंगे यहाँ पर फेजर ग्राफ। फेजर ग्राफ कैसे निकलेगा, तो आपको एक चित्र बना लेना है, ठीक है। इस तरह से एक हम चित्र बना लेते हैं। देखो जो आर था ना, बी आर, ये आपका क्या था, समान कला में था, जबकि बी एल क्या था, 90 अंश अग्रगामी था, और बी सी आपका क्या था, 90 अंश यल है।
बी एल है। ये 90 अंश अग्रगामी था इसलिए ऊपर, और बी सी 90 अंश पश्चगामी इसलिए यहाँ पे पीछे, तो यहाँ पे 90 अंश हो गया। ठीक, इसके बाद आपका यहाँ देखा जाए कालांतर कितना हो गया, 180 अंश हो गया। इसको आप ऐसे थोड़ा से दर्शा भी सकते हैं, इस तरह से भी शायद आपकी बुक में बना होगा। तो ये इसका हो जाएगा फेजर ग्राफ। आई होप आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दर्शी की रचना, कार्य विधि तथा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा दर्शाइए। तो सबसे पहली चीज हम समझ लेते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। देखो, सरल सूक्ष्मदर्शी के छोटा सा डिफिनेशन है कि यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का आभासी एवं सीधा बड़ा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। बस यहाँ तक आपको लिख देना है कि यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ये आपका हो जाएगा इसका डिफिनेशन। इसके बाद आपको लिखना है संरचना, और संरचना में आपको एक छोटा सा फिगर आपको बना देना है। ठीक है, ये आपका क्या लगा, ये आपका उत्तल लेंस लगा है, और ये पूरा पूरा धातु का एक गोल छल्ला है। इसको पकड़ने के लिए यहाँ पर एक हत्था लगा है। तो क्या लिखेंगे, इसमें कम फोकस दूरी का, इसमें कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है जो धातु या प्लास्टिक से कसा होता है, और इसको पकड़ने के लिए एक हत्था लगा होता है। बस आपको इतना लिखना है कि इसमें कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है जो धातु या प्लास्टिक से कसा होता है, और इसको पकड़ने के लिए एक हत्था लगा होता है। यहाँ तक आपको लिख देना है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है सिद्धांत। सिद्धांत में क्या लिखना है कि इसके सिद्धांत के अनुसार जब उत्तल लेंस के सामने कम फोकस दूरी या कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ये आपका सिद्धांत है। मतलब उत्तल लेंस के सामने अगर कोई भी हम कम फोकस दूरी की वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ये इसका सिद्धांत तो हो जाएगा। तो इतना चीजें तो थ्योरिकल है, तो इसे थोड़ा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद आपका आता है इसका डेरिवेशन, मतलब इसकी क्रिया विधि कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्रिया विधि या संरचना, और ये आपको फिगर याद कर लेना है। इस फिगर की सहायता से हम पूरे डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे और आवर्धन क्षमता का फार्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इसके बारे में हम समझा दे रहे हैं, यहाँ पे क्या कैसे है। देखो ये आपका एक लेंस है, यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगा यल, ठीक है। यहाँ पे मुख्य अक्ष पर एक वस्तु, यहाँ पे बिंदु है ओ है, और ये मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है ए बी, यहाँ पे ए डैश और यहाँ पे बी डैश। यहाँ पे आपका ए बी इसका प्रतिबिंब है, यहाँ पे कोण आपका बन रहा है अल्फा, और यहाँ पे कोण बन रहा है बीटा, यहाँ पे लिखा है सी, और यहाँ पे फोकस बिंदु एफ है, ये प्रकाशिक केंद्र ओ है, ठीक है। तो इसके बाद हम कैसे करेंगे, चलो वो समझते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसके बारे में लिखा भी है। देखो हमने लिखा है कि माना एक उत्तल लेंस एल है जिसका प्रकाशिक केंद्र ओ है, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखी है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ए और यहाँ पे बी रखी है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बड़ा आभासी बनता है। मुख्य अक्ष पर फोकस दूरी एफ, वक्रता केंद्र सी है, ठीक है। ये इतना आपको रचना में लिख देना है। इसके बाद ये आपको फिगर तो बनाना ही पड़ेगा, जैसे मैंने फिगर बनाया है ये फिगर आपको बनाना भी पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आवर्धन क्षमता लिखा है। अब यहाँ से ये पूरा का पूरा डेरिवेशन कैसे सॉल्व हुआ है ये हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो ये डेरिवेशन कैसे सॉल्व करना है ये सारी चीजें हम बता रहे हैं और आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम आपको लिख के समझा दे रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आवर्धन क्षमता बराबर, ठीक है। आवर्धन क्षमता बराबर, आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है, फार्मूला होगा आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और पूरे के बटे में वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण,
ठीक है। आवर्धन क्षमता को यम से दर्शाते हैं और प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा होता है और वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण अल्फा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा तथा बीटा का मान बहुत कम है, बहुत कम है, तो अल्फा बराबर हम लिख लेंगे tan अल्फा और बीटा बराबर हम लिख लेंगे tan बीटा रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा m बराबर बीटा की जगह पे tan बीटा हो जाएगा, अल्फा की जगह पे tan अल्फा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे tan बीटा हो गया और यहाँ पे tan अल्फा हो गया। देखो त्रिभुज अगर ए बी ओ में देखते हैं, ए बी ओ में, तो आपका हो जाएगा tan बीटा बराबर लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, लंब आपका हो जाएगा ए बी और आधार आपका हो जाएगा ओ बी। ठीक है, अब देखते हैं त्रिभुज ए बी ओ है कहाँ पे। तो यहाँ पर देखेंगे, ये आपका लिखा है ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे ओ लिखा है, ये आपका त्रिभुज हो गया। यहाँ पे बीटा अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, लंब आपका क्या है, लंब आपका ए बी हो जाएगा और आधार आपका क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। लंब आपका ए बी और आधार आपका ओ बी हो जाएगा। उसी प्रकार tan अल्फा में देखेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज सी बी डैश ओ में हो जाएगा tan अल्फा बराबर लंब बटे में आधार, तो लंब आपका हो जाएगा ओ बी डैश, सी बी डैश हो जाएगा और बटे में आपका हो जाएगा ओ बी डैश। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखे हैं, हम लिखे हैं त्रिभुज सी बी डैश ओ में लंब आपका क्या हो जाएगा सी बी डैश और आधार आपका क्या हो जाएगा ओ से लेके बी डैश। लंब आपका सी बी डैश और आधार ओ से लेके बी डैश। अब इसके बाद यहाँ पे वैल्यू उठा के रखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा m बराबर, यहाँ पे tan बीटा का मान रखेंगे ए बी और बटे में आपका हो जाएगा ओ बी, पूरे के बटे में tan अल्फा का मान सी बी डैश बटे में आपका हो जाएगा ओ बी डैश हो जाएगा। ठीक है, ओ बी डैश हो जाएगा। इसको हम पलट देते हैं तो यम बराबर आपका हो जाएगा ए बी बटे में आपका हो जाएगा ओ बी, इसे पलट देंगे तो ऊपर चला जाएगा ओ बी डैश और बटे में आपका आ जाएगा सी बी डैश आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ मैं और बताते रहूँ, यहाँ पे जो सी बी डैश है आपका, सी बी डैश जो है वो आपका ए बी के बराबर है। यहाँ पे चित्र में भी देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे जरूर हो गया है, पर अगर आप बुक में देखेंगे तो ये जो आपका ए बी है वो सी बी के बराबर ही होता है। ए बी जो आपका होगा वो सी बी के बराबर होगा सी बी डैश के। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि सी बी डैश के बराबर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए बी हो जाएगा। और ओ बी डैश जो आपका है ओ बी डैश ये हो जाएगा आपका माइनस में डी। क्यों माइनस में डी हो जाएगा, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। और आपका जो ओ बी हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस में यू हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो हमने क्या कहा, हमने कहा जो सी बी डैश है वो ए बी के बराबर होगा। इसके बाद हमने लिखा है कि जो ओ से लेके बी डैश तक दूरी है, ओ से लेके बी डैश तक दूरी होगी वो होगी माइनस में डी। माइनस क्यों होगी, क्योंकि लेंस के विपरीत दिशा में है इसलिए माइनस में होगी। और यहाँ से लेके यहाँ तक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है इसलिए यहाँ पे इसको डी से दर्शाए हैं। ओ से लेके बी तक, ये ओ बी क्या है, वस्तु की दूरी तो है, ये वस्तु है, तो ओ से लेके बी तक ये भी लेंस के विपरीत दिशा में है इसलिए माइनस में यू होगा और ये माइनस में डी होगा। तो यहाँ पर वही तो लिखे हैं कि सी बी डैश बराबर हो जाएगा ए बी के और जो ओ बी डैश हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस में डी, क्योंकि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। और ओ बी आपका हो जाएगा माइनस में यू, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है। सारा मान उठाकर यहाँ पर रखते हैं तो हो जाएगा m बराबर ए बी की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी हो जाएगा आपका ओ बी की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस में यू रखेंगे, गुणे में ओ बी डैश की जगह पे माइनस में डी रखेंगे और सी बी डैश आपका ए बी के बराबर है तो यहाँ पर ए बी रखेंगे। ये वैल्यू कट जाएगा, m बराबर आपका आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा d और नीचे आ जाएगा u। ठीक है, ऊपर आपका आ गया d और नीचे आपका आ जाएगा u आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से। देखो यहीं पे हल करते रहे,
लिखेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। पहले लिख लेते हैं लेंस के सूत्र से। लेंस के सूत्र का फार्मूला क्या हो जाएगा? लेंस के सूत्र का फार्मूला हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये होता है लेंस के सूत्र का फार्मूला। v की जगह पे हम माइनस वी रखेंगे और u की जगह पे माइनस में u रखेंगे। विपरीत दिशा में दोनों है, इस कारण माइनस में रखे हैं। तो यहाँ पर 1/f हो जाएगा माइनस 1/v हो जाएगा। ये माइनस पहले से, ये भी माइनस है, तो प्लस में 1/u हो जाएगा। माइनस को इधर भेजेंगे तो 1/f प्लस में 1/v हो जाएगा बराबर में 1/u हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे? लिखेंगे दोनों पक्षों में d से गुणा करने पर, d से गुणा करने पर, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे d से गुणा, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका d/f प्लस में d/v बराबर d/u। और d/u अभी अभी हमने फार्मूले में लाया था, तो d/u की जगह पे मान उठा के रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो d/u किसके बराबर? d/u बराबर है यम के। यहाँ पर हो जाएगा d/f प्लस में d/v हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम कर लेते हैं d/f कॉमन। m बराबर यहाँ पे d/f करेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस में d/v और d/f इसके आ जाएगा बटे में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से ये d कट जाएगा, आ जाएगा m बराबर, यहाँ पे लिख रहे हैं m बराबर d/f तो कॉमन किए हैं, यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस ये पलट देंगे तो f चला जाएगा ऊपर और v आ जाएगा नीचे। इसके बाद यहाँ पे दो कंडीशन बनता है, लिखेंगे पहला कंडीशन जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने। जब न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो v की जगह पे हम क्या लिखेंगे? d लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा m बराबर d/f 1 प्लस में यहाँ पे f हो जाएगा और v की जगह पे हम d लिखेंगे। ठीक है, पहला फार्मूला ये हो जाएगा। दूसरा कंडीशन जब प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बने, अनंत दूरी पर बने, तब फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा मतलब v की जगह पे हम इनफाइनाइट रखेंगे, तो m बराबर d/f हो जाएगा 1 प्लस में f बटे में इनफाइनाइट। ये तो 0 हो जाएगा, d/f को 1 से गुणा करेंगे तो m बराबर हो जाएगा d/f। ये हो जाएगा प्रूव्ड। यहाँ तक आपको पेपर में लिखना है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख के समझाया भी है। देखो जो पूरा हमने डेरिवेशन सॉल्व किया, देखो यहाँ पर लिखा है, जिस तरीके से मैंने लिखा है आपको इसी तरीके से पेपर में भी लिखना है। देखो हमने आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा बटे में अल्फा लिखा था और ये भी लिखा था अल्फा और बीटा का मान बहुत कम है, इसलिए अल्फा बराबर tan अल्फा और बीटा बराबर tan बीटा लिखेंगे। m बराबर हो जाएगा tan बीटा बटे में tan अल्फा। यहाँ पे त्रिभुज ABO में tan बीटा और tan अल्फा का मान निकाले थे। इसके बाद क्या हो गया था? इसके बाद यहाँ पे tan अल्फा और tan बीटा का मान रखे थे, यहाँ से वैल्यू आया था AB और CB डैश बराबर हो जाएगा, इसलिए AB और CB, AB से ये AB कट जाएगा। इसके बाद हमने लिखा था स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी माइनस d हो जाएगा और वस्तु की दूरी माइनस u हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू लिखा था और माइनस से माइनस को काट दिया था, m का मान आया था d बटे में u। इसके बाद यदि वस्तु लेंस के फोकस दूरी पर रखा जाए तो आवर्धन क्षमता, ये उसका फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे डेरिवेशन को सॉल्व किया है। लेंस के सूत्र से हमने लेंस का फार्मूला लिखा था, v की जगह माइनस v और o की जगह पे यहाँ पे u था, सॉरी यहाँ पे u है। ठीक है, u की जगह पे माइनस u हो जाएगा, माइनस u से क्या हो जाएगा? प्लस u। इसको इधर भेजेंगे तो ये आपका 1/u हो जाएगा। इसके बाद दोनों पक्षों में हमने d से गुणा किया था, d/f d/v बराबर d/u। d/u क्या था? देखो यहाँ पे लिखे ना d/u, इसके पहले पेज में हमने क्या लिखा था? d/u ही आपका यम है, तो यहाँ पे यम हो जाएगा। d/u की क्या बराबर ही तो यम है, तो चाहे इसकी जगह पे हमने यम को लिखा है, तो यहाँ पे यम बराबर हो जाएगा d/f और 1 प्लस में f/b। ये कैसे आया था हमने बता दिया था। इसके बाद जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो v की जगह पे इनफाइनाइट रखे थे, तो फार्मूला ये निकल के आया था
और जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो v बराबर d रखे थे, यहाँ पे d रखे थे और ये आपका हो गया था फार्मूला सिद्ध। तो ये डेरिवेशन भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ हुल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का आपका जो टॉपिक है वो है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण विकिरण ऊर्जा का क्वांटम सिद्धांत। देखो ये डेरिवेशन भी 3 नंबर में पेपर में बहुत बार पूछा गया है। बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा, पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना, आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो देखो प्रकाश का जो आइंस्टीन का प्रकाश समीकरण है, ये 2 तरह से प्रश्न है। एक प्रश्न ये भी लिखा है कि आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण 1/2 mv² बराबर एच वी माइनस वी नॉट की स्थापना कीजिए तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या कीजिए। तो आपको क्या लिखना है, कोई इसमें फिगर नहीं है, पूरा थ्योरी है और थोड़ा सा मैथ का प्रयोग हुआ है। देखो प्रश्न में क्या लिखना है आपको कि आइंस्टीन ने जर्मनी के वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया कि जैसे कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो फोटॉन की ऊर्जा hv 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक ले जाता है जिसे कार्य फलन कहते हैं तथा दूसरा भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ तक आपको लिखना है। देखो क्या कहा गया था, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब भी कोई प्रकाश, ठीक है, जब भी कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है, इन्होंने कहा मान लेते हैं कोई प्रकाश है, ठीक है, ये आपका पूरा कोई धातु की सतह है। जब ये प्रकाश धातु की सतह पर गिरता है, ये प्रकाश कौन सा है, HV, तो यह 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। जो पहला भाग होता है वो आपका होता है कार्यफलन, जिसको हम W से दर्शाते हैं, और जो दूसरा भाग होता है वो आपका होता है गतिज ऊर्जा, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी EK से दर्शाते हैं। मतलब आपको यहाँ से एक चीज़ पता चला कि जो आपका प्रकाश है वो आपका क्या था, HV था, और जब ये किसी धातु की सतह से टकराया तो 2 भागों में डिवाइड हुआ। पहला आपका कार्यफलन, दूसरा आपका गतिज ऊर्जा। ठीक है, यहाँ तक तो आपने समझा कि इसमें लिखा क्या गया है। तो वही तो यहाँ पर लिखा गया है कि जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो फोटॉन की ऊर्जा hv 2 भागों में विभक्त हो जाती है। पहला भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक ले जाता है जिसे कार्य फलन कहते हैं तथा दूसरा भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, लिखा गया HV बराबर W प्लस में EK। अगर यहाँ पर हम EK को रोक लेते हैं तो W को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, आपका W हो जाएगा। जबकि W का फार्मूला होता है, W बराबर आपका होता है कार्य फलन, इसका फार्मूला होता है W बराबर HV0 रखने पर। W की जगह पे हम क्या लिखेंगे, HV0 रखने पर। तो यहाँ पे EK बराबर हो जाएगा यहाँ पे HV माइनस HV0। H को अगर हम कॉमन करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, V माइनस में V0। इसके बाद मान लेते हैं कि यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम वेग V बराबर BMX हो तो, मैक्स का मतलब मैक्सिमम, ठीक है, अधिकतम वेग जो होगा V मैक्सिमम हो तो क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा EK बराबर 1/2 mv²। तो यहाँ पर EK की जगह पे क्या रखेंगे, EK की जगह पर रखेंगे 1/2 mv², यहाँ पे मैक्सिमम बराबर H ब्रैकेट में आपका हो जाएगा V माइनस में B0। और यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। यहाँ तक आपको पेपर में लिखना है। देखो ये जितने भी डेरिवेशन है बहुत ही सरल हैं, 2-3 नंबर में पेपर में पूछे जाते हैं, आप बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हो। देखो पूरे डेरिवेशन में आपको क्या करना था कि कोई भी, देखो प्रश्न में सीधा सा है कि कोई भी प्रकाश जब किसी धातु की सतह पर गिरता है तो फोटॉन की जो ऊर्जा होती है, फोटॉन की ऊर्जा का मतलब HB, ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। जो पहला भाग होता है प्रकाश इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक ले जाता है, उसे हम कार्यफलन W कहते हैं। और जो दूसरा भाग होता है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी EK कहते हैं। तो आपका हो जाएगा HV बराबर में W प्लस में E, यहाँ पे K हो जाएगा। इसके बाद हमने कहा था अगर हम EK को रोक लेते हैं, EK बराबर हो जाएगा HV माइनस में यहाँ पे W हो जाएगा।
डब्लू कार्यफलन का फार्मूला होता है एच वी नॉट, ये फार्मूला होता है कार्यफलन का। तो यहाँ पर हो जाएगा ई के बराबर में एच वी माइनस में एच वी नॉट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ई के बराबर में एच वी माइनस में वी नॉट हो जाएगा। इसके बाद अगर मान लेते हैं अधिकतम गतिज ऊर्जा की बराबर फार्मूला 1/2 एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर में हो जाएगा एच वी माइनस में वी नॉट। और यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। और पेपर में आपको यहाँ तक ही लिखना है और आपको पूरे के पूरे नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। आई होप आपको ये डेरिवेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।